जय हिंद साथियों, 19 दिसंबर का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का इंपोर्टेंट प्रश्न जो भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट बड़ी खबर निकल के आता है उसी पे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कल ही जो है वाराणसी के उमरा में बहुत बड़ी मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे आपका कोई भी देवी देवता का मूर्ति नहीं होगा, ठीक है, तो उसको सर्ववेद मंदिर, महासर्ववेद मंदिर कहा जाता है, ठीक है ना। उसी का कल उद्घाटन किया है और वहां पे जो है सदाफल जो बाबा जी थे उसका प्रतिमा का क्या किया गया, शिलान्यास मतलब अनावरण भी किया गया। तो ये बिल्कुल भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है ना, यूएनओ जो है 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स घोषित किया है, तो इसको भी बिल्कुल हम देख लेना है। एफडीआई के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 में है। उसके अलावा जो है अभी बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन आपका कल निकल के आया है जो हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपका जो है ये सारा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक का क्या है ना, वर्ल्ड बैंक अपना रिपोर्ट निकालती है और उस रिपोर्ट से में क्या चाहता है क्या कि प्रत्येक वर्ष जो है विदेश से जो प्राप्त आपका रुपया है, ठीक है, प्रवासियों द्वारा सबसे अधिक कौन सा देश प्राप्त करता है। तो इस रैंक में हम लोग इस बार भी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी देखना है। कल आपका जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का समापन हो गया, नई दिल्ली में हो रहा था, पहली बार हो रहा था। इस इवेंट में सबसे अधिक 105 पदक लेके हरियाणा नंबर 1 में चल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सर्वोदय महामंदिर तो बोल ही दिए हैं, वाराणसी के उमरा में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। चलिए आइए एक देखिए, सूर्यलंका मतलब आपका जो है सैन्य मतलब अड्डा बेस है, ठीक है, एयरफोर्स का, तो वहीं पे जो है ना वायुसेना का जो है युद्ध अभ्यास अस्त्र शक्ति चल रहा है, वहीं पे आपका कई मिसाइल का क्या किया गया, परीक्षण किया गया है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश का भी ट्रायल किया जा रहा था और चार मिसाइल को एक ही निशाने से भिड़ा गया है और पूरा तरह ये परीक्षण और शॉर्ट रेंज में लगभग 30 किलोमीटर के रेंज में ये सब हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। इसी तरह से भारत जो है अब हथियार के मामले में जैसे जानते हैं ना, रसिया है, चाइना है, उसके बाद इजराइल है, यूएसए है, फ्रांस है, लोग क्या करता है हथियार बेच करके अपना देश चलाता है। तो अब हम लोग भी उसी क्या कर रहे हैं, उसी रास्ते पे अब आने वाले हैं। और दूसरी बात है जो अब भी अपना दुश्मन है वो तो सीमा के लिए ये तो जरूरी है ही, तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है। चलिए आइए आगे चल देंगे। अफीम देखिए, अफीम उत्पादन में सबसे नंबर 1 में हमेशा अफगानिस्तान रहता था, इस बार अफगानिस्तान चला गया पीछे। वो कारण क्या है ना कि वहां पे तालिबान सरकार 2021 में बैठा, अगस्त में बताया आप लोग को, ठीक है। जैसे अमेरिका गया तो वहां पे तालिबान सरकार बैठी, अब तालिबान जैसे बैठा वहां पे अफीम उत्पादन में रोक लगा दिया गया है, ठीक है। लगभग आपका 92-93% के करीब करीब वहां पे गिरावट आया है अफीम उत्पादन में। तो इसी तरह से म्यांमार नंबर 1 में आया है। एक जो है आपका यूएनओडीसी मतलब आप एक रिपोर्ट आता है, ठीक है, उसी रिपोर्ट के अनुसार ये बात कहा गया, तो अभी बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज है आपका। चलिए आगे चलें। आगे क्या है, गोवा मुक्ति दिवस। अभी गोवा मुक्ति दिवस के बारे में जानेंगे कि गोवा मुक्ति दिवस देखिए पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, मगर गोवा कब आजाद हुआ है तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। वो क्यों आजाद हुआ था, देखिए गोवा दिवस होता है वो अलग है, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस अलग है, सारा चीज अभी बात करते हैं। उसके बाद देखिए मिस्र के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार जीते हैं, ठीक। पहली बार 2014 में सत्ता में बैठा था और ये तीसरी बार इसका जीत हुआ है राष्ट्रपति चुनाव में। अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस रहा है, तो जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से इसका अच्छा जो है संबंध रहता है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी थे, ये भी जानना है। ऑर्डर ऑफ नाइल मोदी जी को दिया भी गया है। नील नदी के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, ये सारा चीज बात करेंगे। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आपका आयोजन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है। एक इंटरनेशनल होता है, तो 2023 वाला आपका कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, और 2024 वाला अभी आपका होने वाला है अमेरिका में। तो ये सब चीज अभी हम लोग बिल्कुल भी सब कुछ देखेंगे। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, सबसे क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है। चलिए आगे चलाएं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन को एकदम आराम से समझिए, फिर हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में प्रथम स्थान किस देश का रहा है। तो क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक का प्रवासन और विकास रिपोर्ट एक रिपोर्ट जारी करता है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। और 2023 जारी किया, इसके अनुसार क्या बोलता है कि प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में, यानी प्रवासी जो किसी भी देश का नागरिक जो दूसरे देश में रहता है उसको हम लोग प्रवासी कहते हैं। और 18 तारीख को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया है, ठीक है ना। तो वही है प्रवासी। तो प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में प्रथम स्थान किस देश का रहा है, तो भारत का स्थान रहा। कितना स्थान रहा है भैया, पहला स्थान रहा। और कितना, 125 अरब डॉलर रुपया जो है विदेशों से भारत भेजा गया है, ठीक है। इससे आपका एक चीज ये पता चलता है कि कितने जो है अपना भारतीय विदेश में रहते हैं, और ये विदेशी जो मुद्रा भंडार होता है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको वीवीआई कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी याद कीजिएगा, ठीक, मतलब इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या कहिएगा कि प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में प्रथम स्थान किस देश का रहा है, तो क्या कहिएगा भारत का कितना रुपया भेजा था, कितना डॉलर, तो 125 अरब डॉलर। दूसरे नंबर में कौन है, मैक्सिको है, ठीक है। तीसरे नंबर में चाइना है और चौथे नंबर में फिलीपींस है। तो इसका क्रम बिल्कुल भी याद रखिएगा, 1 2 3 और 4।
मैक्सिको 67 अरब डॉलर की बात है, चीन 50 अरब डॉलर है और फिलीपींस 40 अरब डॉलर है, जो विदेशियों से उनका जो प्रवासियों के द्वारा देश में भेजा जाता है। ठीक है, इसको निकालता कौन है तो क्या कहिएगा, वर्ल्ड बैंक। अब देखिए वर्ल्ड बैंक आपको पूछ देगा कि प्रवासन और विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है तो क्या कहिएगा, वर्ल्ड बैंक करता है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए, बहुत बार बताएं फिर बता देते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है ना, वर्ल्ड बैंक का स्थापना क्या कहिएगा 1944 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो इसी में वर्ल्ड बैंक कई बैंकों का समूह है। ठीक है, आईएफसी है, मीगा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, मतलब ये लगभग 5 जो है 5 बैंकों का समूह है इसमें, ये बात आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का क्या है ना, एक जो है इसका आईडीए है, इसको जो है क्या बोलते हैं, आईडीए जो है इसको जो है आप आपातकालीन खिड़की कहा जाता है। कहने का मतलब है बहुत कम रियायती दर पर ऋण देता है, तो आईडीए को याद रखिएगा। एक आता है आपका आईएफसी आता है, ठीक है, एक मीगा आता है। ठीक है ना, तो इसका 5 टोटल है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है तो क्या कहिएगा, अजय बंगा है। क्या कहिएगा, अजय बंगा है। और वो कमा है तो क्या कहिएगा, ये जो है 16वां है। ठीक है ना, भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा है और इसी बार जो है ये नामित हुए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक से संबंधित चीजों को आपको याद रखना है। इसके द्वारा बहुत सारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये भी रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी किया गया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत कितना हो जाएगा, प्रथम नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपया मतलब डॉलर मतलब मिला है भारत को, आया है विदेश से तो क्या कहिएगा 125 अरब डॉलर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपका वर्ल्ड बैंक का जो प्रवासन जो वाला रिपोर्ट है, ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में श्रम बाजार में सख्ती और यूरोप में क्या बोलता है कि रोजगार वृद्धि के कारण जो है प्रवासियों द्वारा भारत में अनुमान से अधिक क्या किया गया, धन भेजा गया। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। अगर आपको कारण पूछ दे कि कारण क्या था, सबसे अधिक जो है इतना ज्यादा डॉलर जो है भारत में भेजा गया, अरब डॉलर समझ रहे हैं, तो इसका कारण क्या था तो क्या कह सकते हैं आप कि अमेरिका में जो है श्रम बाजार में सख्ती और यूरोप में क्या कर रहे हैं प्रवासी, मतलब यूरोप में जो है आपका रोजगार वृद्धि के कारण प्रवासियों द्वारा भारत में अनुमान से अधिक धन भेजा गया। ये पहली बात। अब ये भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो जानते हैं आप लोग ये 1991 से ही ये एफडीआई वाला चीज लागू हुआ था। ठीक है, जब एलपीजी चला था, एलपीजी जानते हैं ना, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको याद रखना है। तो भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। उसके अलावा ये देश के कुल जीडीपी में महाराष्ट्र राज्य का जीडीपी सर्वाधिक है। अब देखिए अभी आपको दिखाता है, देखिए टोटल देश का जीडीपी कितना है हम लोग का, तो क्या कहिएगा टोटल, तो कितना कहिएगा, तो अभी हम लोग क्या ना मतलब 4 के राउंड फिगर में घूम रहे हैं, तो 3.71 ट्रिलियन याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिलियन डॉलर है मेरा हम लोग का देश का टोटल जीडीपी है। ठीक है, इस जीडीपी में आप देखिए भारत में कई राज्य है, अपना अपना राज्य का अलग अलग सबका अर्थव्यवस्था है, अपना अपना जो हर बार बजट निकालता है कि नहीं है। तो इस 3.71 ट्रिलियन डॉलर में जो टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन करता है, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य करता है जो 15.7% है। बोलिए कि ये बात पहले क्यों अभी बताने का कारण ये है कि दूसरा नंबर के लिए ना हमेशा से लड़ाई चल रहा था। लड़ाई करने का मतलब क्या है कि दूसरे नंबर में सबसे अधिक किस राज्य का जीडीपी है, टोटल भारत का कुल जीडीपी का लार्जेस्ट जीडीपी वाला स्टेट तो समझ में आया कि महाराष्ट्र 15.7%, टोटल जीडीपी का 15.7% जीडीपी अकेले रखा हुआ है महाराष्ट्र। ये बात समझ में आ रहा है, भारत का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मगर दूसरे नंबर में ना हमेशा लड़ाई चलता था कि गुजरात है कि तमिलनाडु है कि यूपी है। ठीक है, तो हमेशा लड़ाई चलता था और कंफ्यूजन में भी रहता। तो अभी एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेकंड नंबर में आपका यूपी आ गया है। ठीक है, ये तो यूपी को थोड़ा सा बिल्कुल भी याद रखिएगा। यानी भारत के कुल जीडीपी में सेकंड नंबर पर हिस्सादारी वाला कौन सा राज्य हो गया है, तो योगी बाबा का राज्य आ गया है यूपी। कितना परसेंट, क्या कहिएगा 9.2% कुल जीडीपी का जो है योगदान करता है। और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, चौथे स्थान पर गुजरात है। ठीक है, और 5वें स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, अब ये तो बात समझ गए। अब आइए फाइनेंशियल टाइम द्वारा फेडरल बैंक, यानी इसका फेडरल बैंक कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ है, कोच्चि में है, उसको क्या किया, बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 3-4 फैक्ट है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहिएगा फाइनेंशियल टाइम द्वारा फेडरल बैंक को क्या दिया, बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार इस बार कहेगा किसको दिया गया, तो क्या कहिएगा फाइनेंशियल टाइम को, किसको, फेडरल बैंक को दिया गया। क्यों, ये ग्रामीण एरिया में जो है ना, ग्रामीण एरिया में इसका जो है अच्छा खासा मतलब बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इसी पहल पे फेडरल बैंक को जो है इस बार आपको दिया गया है बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है, तो जीडीपी के मामले में कुछ रिकॉर्ड है, आपको ये रिकॉर्ड हम बता देते हैं। देखिए ये सब चीज बिल्कुल भी आर्थिक रूप से, देखिए अभी कल के डेट में दरोगा का एग्जाम हुआ था ना, देखे था ना कितना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, कैसा कैसा एक तरह से नॉमिकल वाला भी क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना। तो जो भी आर्थिक चीज होता है ना उसको बिल्कुल भी देखिएगा, क्योंकि देश का रीढ़, किसी भी देश का रीढ़ आर्थिक स्थिति ही माना जाता है। ठीक है, और हम भी मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार से भी पहले वही है। ठीक है, अगर आपके पास रुपया नहीं है तो आप अपना अधिकार लेके क्या कीजिएगा, आपका सब कुछ हनन नहीं करेगा, आप कहीं जा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है और ये चीज जरूरी है। अगर कोई
भी कंट्री को अगर आगे देख लीजिएगा डेवलप करना, वहां पे कितना अच्छा सुशासन, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा तो वहां से शासन प्रशासन अच्छा हो ही नहीं सकता है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो टोटल भारत में जो है, भारत में टोटल कितना आपको बोले थे जीडीपी 3.71, देखिए 2024 तक हम लोग बनने वाले हैं 4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था, ये बात याद रखिएगा, 4 ट्रिलियन का अस्थिरता। तो अभी जो है आपका जो आईएमएफ है, आईएमएफ ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि 2024 के जनवरी तक 4 ट्रिलियन हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है 3.71 और 4 ट्रिलियन के बीच बीच घूम रहे हैं, क्योंकि दिसंबर तो अब खत्म ही है, तो इतना मान के चलिए जो सरकारी डाटा है हम उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं पे 3.85 लिखा चाहिए या 4 ट्रिलियन लिखा हुआ रहेगा तो वो हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि आईएमएफ खुद बोला है, जो बोला है हम वही बात करते हैं, ठीक है। तो इतना टोटल क्या है जीडीपी है अपने देश का, ठीक है। इस जीडीपी में से सबसे अधिक जो है, देखिए यहाँ पे आप देखते पाइए हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का कुल जीडीपी, इस जीडीपी में 3.71 ट्रिलियन जीडीपी में महाराष्ट्र का हिस्सेदारी कितना है, 15.7%, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका आ गया यूपी, योगी बाबा का, ठीक है, 9.2%। तीसरे नंबर पे आइएगा तो आपको लगेगा यहाँ पे देखिए आपका तमिलनाडु दिखेगा 9.1%, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपको दिखेगा गुजरात, ठीक है, 8.2%, और पांचवें नंबर पे आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल दिखेगा 7.5। तो टॉप 5 याद रखिएगा, ठीक है। तो जहां जहां घेर दिए हैं तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीजों को आपको देखना, अगर आप नहीं देखते हैं ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए महाराष्ट्र बड़ा देखने में लग रहा है तो बड़ा मारिएगा, 15.7% कुल जीडीपी का अकेले अपने पास रखा है। सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र ही है। सेकंड नंबर में आपका कर्नाटक, अभी एफडीआई भी बताते हैं आपको, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो 15.7% हो गया, और तमिलनाडु का कितना हुआ। अब यहीं पे आइए प्रति व्यक्ति आय के मामले में, अगर आपको पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक क्या होता है, तो सबसे अधिक गोवा का प्रति व्यक्ति आय, दूसरे नंबर में दिल्ली है, और तीसरे नंबर में सिक्किम है। तो ये आपको तीनों डाटा ये भी याद रखिएगा। तो गोवा प्रथम स्थान पे हो जाएगा, ठीक है, गोवा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर में दिल्ली हो जाएगा, क्या कहिएगा, दिल्ली, और तीसरे नंबर में कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब छोटा छोटा स्टेट है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, अगर गोवा वो छोटा स्टेट है, पता ही आप लोग को। तो प्रति व्यक्ति आय अलग है, जीडीपी के मामले अलग है, और दूसरा नंबर का हमेशा लड़ाई चल रहा था, तो मैं इस चीज को आपको बिल्कुल भी बता दिया हूं, याद रखिएगा। हम लोग का अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए भारत क्या बनने, हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक, ये बात बोल रहे हैं, और हम लोग 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं 2027 तक। तो ये जो भी चीज है, क्योंकि देखिए अभी और एक रिपोर्ट आया था, लॉजिस्टिक रिपोर्ट, हम कल बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो यूपी का कारण क्या है ना, यूपी देखिए सबसे पहली बात है ना, यूपी क्या है, इसके पास जनसंख्या लगभग कितना जनसंख्या भैया, 21 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे अगर महाराष्ट्र में देखिएगा तो कितना, लगभग आप 12-13 करोड़ जनसंख्या है। तो कहाँ 21 करोड़ जनसंख्या, कहाँ 12 करोड़ जनसंख्या, समझ रहे हैं। इस 21 करोड़ जनसंख्या को इसको रोजगार भी देना है। यहाँ पे जो है ना आपका लॉजिस्टिक के मामले में यूपी देखिएगा बहुत बहुत बड़ा बड़ा हाईवे बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अभी तो योगी जी का एक मैनिफेस्टो निकला था, उसमें बोला गया कि कितना जो है अभी कंपनी यहाँ पे जो भी विदेशी कंपनी है वो भी अपना यहाँ पे प्लांट बनाने में इच्छुक है, क्योंकि लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि माल आप उत्पाद कर रहे हैं, उसको आपको भेजने का कितना सुविधा है, ठीक है। अगर कोई भी कहीं पे भी आप फैक्ट्री लगाते हैं, अगर आपका लॉजिस्टिक के मामले में आप अगर सारा चीज आपका सुविधा ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, रोड बंदरगाह सब कुछ ठीक है, तो वहां पे आपका कोई नहीं आपको रोक सकता है, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से यूपी में देखिएगा एक से एक आपका जो है एक्सप्रेस वे, हाईवे एकदम सॉलिड बना है। कारण आपका यही है, अगर ये सारा चीज रहा, सरकार का जो नीति है उस नीति पे अगर खरा उतरेगा तो समझ रहे हैं आने वाले समय में यूपी बहुत आगे तक चला जाएगा। और ये एक रेस चला है महाराष्ट्र और यूपी के बीच की, नंबर 1 में हम, नंबर 1 में हम। देखिए क्या होता है, ज्यादा दूर तो नहीं है, 15.7 आपको तो बोले, इसका जनसंख्या 12 करोड़ है, इसका जनसंख्या लगभग 21 करोड़, बड़ा दिल के पाकिस्तान के जनसंख्या के बराबर किसका, यूपी का जनसंख्या। तो यूपी को क्या चाहिए, यूपी को क्या चाहिए भैया, इसको रोजगार भी चाहिए और इसको अपना जीडीपी भी बढ़ाना है। तो इसके पास श्रम शक्ति है, ठीक है, इसके पास श्रम शक्ति नहीं है। हम लोग इधर से आते तो लड़ते रहता है, महाराष्ट्र वाला सब लड़ता रहता ना, मार के भागाता है उत्तर भारत के लोग को। हाँ, तो ये चीज जरूरी। चलिए आइए आगे में, ये क्या है भैया आपका महाराष्ट्र में देखिए, ये एफडीआई जो है ना आपका, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई के मामले में आपका महाराष्ट्र नंबर 1 में है, दूसरे नंबर में कर्नाटक है, तीसरे नंबर में गुजरात है। देखिए एफडीआई होता क्या है, जो विदेशियों के द्वारा जो सबसे अधिक जो है आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है वही एफडीआई है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो यही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है सबसे अधिक महाराष्ट्र का। अब देखिए जिस स्टेट का सबसे अधिक जीडीपी है, अभी आपको पूरा 3.71 ट्रिलियन जीडीपी में 15.7 अकेले जो है वो क्या करता है, आपका महाराष्ट्र योगदान करता है। जब अकेले करेगा तो समझ रहे हैं, स्वाभाविक है कि यहाँ पे सबसे अधिक एफडीआई होगा कि नहीं होगा। तो महाराष्ट्र
कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ये 4 नंबर तक आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इन सब में देखिएगा ना तमिलनाडु सुपर है, देखिए कैसे सुपर है। तमिलनाडु क्या है ना, उसका जनसंख्या बहुत कम है, और अभी देखे ना आपका 9.2 उसका क्या है, 9.2 नहीं 9.1 जो है इसका क्या है, टोटल जीडीपी का इसका भागीदारी है तमिलनाडु का। ये कहाँ के, इसका मुख्यमंत्री तमिलनाडु का कौन है, स्टालिन है। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल भी आपको ये चीज जान के चलना है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, मेरे हिसाब से ये बात आप कुछ सब समझ गए होइएगा, ठीक है। तो जीडीपी समझ गए, पर प्रथम कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर में आपका तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे आपका कौन है, गुजरात है, 5वें नंबर में पश्चिम बंगाल है। ये बात समझ गए। फाइनेंस ये मतलब बैंक ऑफ ईयर पुरस्कार किसको दिया गया था, क्या कहिएगा, फेडरल बैंक। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, कोची में, ठीक है। ये समझ गए। उसके बाद इस रिपोर्ट में सबसे अधिक क्या कहिएगा, यूरोप में जो है रोजगार अधिक मिला है, वृद्धि हुआ है, और अमेरिका में जो है बाजार शक्ति हुआ, इसी के कारण सबसे अधिक जो है वर्ल्ड बैंक का जो प्रवासन जो आपका रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में सबसे अधिक भारत विदेश से प्राप्त करता आय बन गया। चलिए आगे चलें। ये क्या है ना, यूएन कहने का मतलब है, यूएनओ तो जानते हैं। तो यूएन ने क्या किया है, 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स घोषित किया, ठीक है। तो यूएन क्या किया, 2024 को इंटरनेशनल ईयर, ये जो 2024 आपका आने वाला है, अभी 23 दिसंबर खत्म ही है ना, तो 2024 को क्या कहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल घोषित किया है। दुनिया भर के लोगों को जीवन में कैमल्स के महत्व को उजागर करने के लिए दिया गया ये एक समूह के रूप में। कैमल्स, ये अल्पाका, लामा इत्यादि शामिल होता है कैमल्स में, ठीक है। विशेष रूप से स्थानीय समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है यूएन द्वारा। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ईयर क्या कहिएगा, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ईयर क्या रखा है, क्या कहिएगा, कैमल्स को, ठीक है। तो यही है आपका कैमल्स, ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूएन ने क्या किया है, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स घोषित किया है, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स। अभी चाइना का भी बताएंगे, चाइना वाला भी करता रहता है, ठीक है। तो उन लोग का भी सब काम है। चले आगे आइए। ये क्या है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम, यानी खेलो इंडिया पैरा गेम KIPGB इसको कहते हैं, ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष राज्य पर कौन रहा है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहली बात जानिए कि खेलो इंडिया का कल भी हम बताए थे। देखिए यहां से ना संबंधित हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जो देश के सेवक हैं, ठीक है, उसका यही मानना है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से संबंधित आपका प्रत्येक परीक्षा में कुछ ना कुछ पूछने ही जाता है और पूछ ही लेता है। तो खेलो इंडिया का 4 इवेंट तो आपको तो पता ही होना चाहिए। एक खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वां आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, 6ठा कहाँ होगा, तमिलनाडु में, कल ही बताए हैं, ठीक है। आपका जनवरी से शुरू होगा। उसके बाद एगो क्या होगा, खेलो इंडिया विंटर गेम जो कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में हुआ था, सबसे अधिक गुलमर्ग ही जीता था। एगो क्या हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में हुआ, ठीक है, और उसका शुभंकर क्या था, जीतू था, मालूम है, और सबसे अधिक पंजाब यूनिवर्सिटी लेके गया। अब हो गया, अब एगो क्या, खेलो इंडिया पैरा गेम, तो ये पहला संस्करण। तो यूथ गेम वाला जो बात करेगा, यूथ गेम वाला बात होगा, तो 5वां हो गया है, 6ठा होगा कहां पे, तमिलनाडु में। उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम कहेगा तो कहवा 3रा संस्करण है। उसके बाद विंटर, खेलो इंडिया विंटर गेम कहेगा तो वो भी 3रा संस्करण है, ठीक है। और ये जो कहेगा खेलो इंडिया पैरा गेम, ये इसका पहला संस्करण है, याद रखिएगा। कहां पे हुआ भैया, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम भी सबसे पहले 2018 में हुआ था, कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इस बार 5वां जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, सबसे अधिक कौन लेके गया था, महाराष्ट्र पदक तालिका में था। तो जो यूथ गेम पदक था, ये सॉरी आपका जो पैरा गेम है, इस गेम में सबसे अधिक आपको कौन, हरियाणा लिया है, 105 पदक लिया है। इसमें स्वर्ण 40 है, रजत 39 है, और क्या बोलते हैं, कांस्य 26 है। तो आपको ये थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा। हरियाणा प्रथम तालिका, दूसरे तालिका में यूपी, और तीसरे तालिका में आपका तमिलनाडु है। तो जीडीपी से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। जीडीपी में क्या बोले थे, महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो वही है, तमिलनाडु को तीसरे नंबर में कर दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु है, वहां पे भी जीडीपी के मामले तीसरे नंबर में था। तो हरियाणा पहला स्थान पे है, 105। अब देखिए एगो कल ही का जो है न्यूज है आपका, ठीक है, वो भी आपको हम बता ही देते हैं, ठीक है ना। कल आपका एगो जो है मैच हुआ था क्रिकेट का, हम क्वेश्चन बनाए नहीं, ठीक है, भूल गए। जब हरियाणा का विजय हजारे ट्रॉफी हुआ है, ठीक है, क्या कहिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी, इसको याद लिखिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से खेला जाता है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी हुआ है आपका, ठीक है, ट्रॉफी हुआ है। इसमें क्या है, हरियाणा जीता है। कौन जीता है, क्या कहिएगा, हरियाणा आपका जो है जीता है, किसको हरा के, राजस्थान को हरा के, ठीक है। तो ये राजस्थान को हरा के हरियाणा जीता, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या कहिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीता है, 2023-24 वाला। तो क्या कहिएगा, 2023 वाला हरियाणा जीता है, किसको हरा के, राजस्थान को हरा के, विजय हजारे। देखिए क्रिकेट से संबंधित 3-4 ट्रॉफी होता है, फिर आपको हम बताते हैं। एक होता है आपका देवधर ट्रॉफी, देवधर होता है, ठीक है। एक होता है आपका दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, आपका दिलीप ट्रॉफी होता है। तो देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी कौन, तो क्या कहिएगा, आपका साउथ जोन जीता है, ये बात समझ गए। एक होता है आपका रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी आपका कौन, सौराष्ट्र जीता है, ठीक है, हमेशा वही जीतता है।
हमेशा नहीं जीतता है, गलत मतलब मार जाइएगा, ठीक है। सौराष्ट्र जीता है 2023 वाला, ठीक है ना। सौराष्ट्र ये आपका कौन, रणजी ट्रॉफी के बारे में कह रहे हैं, ठीक। ये आपका कौन है, रणजी ट्रॉफी हो गया। एक आपका होता है ईरानी ट्रॉफी, कौन, ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है, क्या कहिएगा, शेष भारत जीता है। क्या कहिएगा, शेष भारत। तो इतना तो बात आपको क्रिकेट से संबंधित होना चाहिए। तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, हरियाणा जीता है, किसको हरा के, राजस्थान को हरा के। क्रिकेट में ये खेला जाता है। उसके बाद देवदत्त ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट में 2023 वाला किसने जीता, तो ये दोनों क्या कहिएगा, साउथ जोन जीता है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता है, ईरानी ट्रॉफी कौन कहिएगा, शेष भारत जीता है। ये आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको बताएं। तो विजय हजारे ट्रॉफी आपका कल ही का न्यूज है, हम आपको ये चीज दिए नहीं है, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम से चीज हमको लगता है सब समझ गए हैं। ये आपका दिल्ली में आयोजित हो रहा था, पहली बार हो रहा था। टोटल इसमें 7 खिलाड़ी, मतलब 7 प्रतिस्पर्धा हुआ था। 7 प्रतिस्पर्धा में टोटल आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश और लगभग 32 टोटल मिलाकर के आपका इसमें पार्टिसिपेट लिया था। अनुराग सिंह ठाकुर जो है इसका उद्घाटन किए थे, दिल्ली में आपका हो रहा था। ये आपका इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 वाला कौन जीता है, हरियाणा जीता है, कल ही जीता है, ठीक है। किसको हरा के, राजस्थान को हरा के। एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये आपका पंजाब जीता है, उसको भी याद रखिएगा, ये भी क्रिकेट से होता है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली, देखिए ये छोटी छोटी ट्रॉफी है, मगर पूछ देता मिलान के लिए तो आदमी फंस जाता है, और ये सारा क्रिकेट के बताते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली पंजाब हो जाएगा, ठीक है। देवदत्त ट्रॉफी आपका साउथ जोन हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी साउथ जोन हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी शेष भारत हो जाएगा, और विजय हजारे ट्रॉफी आपका कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान को हरा के जीता है, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से बात समझ गए होइएगा, अब आगे बढ़े। आइए, ये क्या है ना भाई, क्या है, सर्ववेद महामंदिर के लोकार्पण एवं संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो ये बात समझिए कि सर्ववेद महामंदिर जो है ना, ये आपका कहाँ पे है, वाराणसी में है। यहाँ पे क्या होता है ना, इस मंदिर में आपको कोई भी देवी देवता, हम लोग का जो देवी देवते जो होते हैं, देवी देवता का कोई भी यहाँ पे आपको मूर्ति नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी प्रतिमा यहाँ पे नहीं है देवी देवता का। ये क्या है ना, यहाँ पे योग स्थल है, एक साथ 20,000 लोग वहां पे योग कर सकते हैं। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसी का उद्घाटन हुआ है उमराह में, वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है यहाँ पे ये आया गया था एक बार पहले भी, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो माता थी, मतलब उसकी जो मदर है, ठीक है, तो मोदी जी के मदर जो है इसी आपका क्या बोलते हैं, ये सदाफल महाराज से थोड़ा सा क्या मतलब प्रेरित थे। होता है ना कि किसी को अपना जो है गुरु मानना, तो इसी से संबंधित मोदी जी का अच्छा खासा इसमें आस्था है। तो आपको ये याद रखिएगा, बहुत भव्य मंदिर है, उमरा में वाराणसी में बनाया गया है, ठीक है। तो मोदी जी गए थे कल, उद्घाटन किया था। और वहीं पे जो है सदाफल महाराज का जो संत सदाफल इससे जो संबंधित है, जो इसका पूरे विश्व में ये चीज आपका चलता है। ये योग, ये क्या बोलता है, सर्व मतलब समय का होता है, ठीक है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो समय का ज्ञान यानी ब्रह्मा का ज्ञान की बात करता है, ठीक है। ये लोग योग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीजों को बिल्कुल भी याद रखिएगा। कितना फीट ऊंची मूर्ति है, 135 फीट ऊंची मूर्ति है, और आपका ये मंदिर है। ये मंदिर का कहाँ पे आपका अनावरण किया गया है, तो क्या कहिएगा, वाराणसी के उमरा में। किसके द्वारा, तो हम लोग के प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा, ठीक है। तो ये पीएम साहब को याद रखिएगा। कल जो है आपका वंदे भारत आपका वहां से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी किया गया। भारत तमिल ये संगमम का आपको तो कल ही बता दिए थे, ठीक है। तो ये आपका वो शिक्षा मंत्रालय के तहत किया जाता है, आपको हम बताएं कल सारा चीज सब, ठीक है ना। तो दूसरा चरण भारत में ये आपका तमिल काशी संगमम हुआ है, ठीक है। तो इस मंदिर को थोड़ा सा आप बिल्कुल भी जान के चलना है। देखिए, और एक आपका कहाँ पे है, वाराणसी में एक मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी देवी देवता का प्रतिमा नहीं है। वो कहाँ है, तो वो उसको क्या कहिएगा, भारत माता मंदिर, ठीक है। बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सा मंदिर है जहाँ पे जो है कोई भी देवी देवता नहीं है, ठीक है। तो भारत माता मंदिर है। यहाँ पे क्या अविभाजित भारत है ना, अपना 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हो गया ना, पाकिस्तान लोग अपना धर्म के नाम पे ले लिया एक अलग देश। तो कहने का मतलब है अविभाजित भारत का बहुत बड़ा फोटो लगा दिया, भारत माता मंदिर, वो भी वाराणसी में है, जो विद्यापीठ है ना आपका वहां पे, तो वहीं पे। तो इस तरह से आपका 2 मंदिर, क्योंकि देखिए सर्ववेद है, तो कोई भी कहेगा कि सर्ववेद वेद की बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका देवी देवता होगा, बट देवी देवता नहीं है। और भारत माता मंदिर में भी कोई भी देवी देवता नहीं है। अविभाजित भारत का बहुत बड़ा आपका क्या लगा हुआ है, आपका जो है मैप लगा हुआ है। ये सारा आपको बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस एयर डिफेंस सिस्टम ने, ठीक है, यहाँ पे समझते चलिएगा, सिस्टम ने एक साथ 4 मानव रहित लक्ष्यों पर हमला कर हवा में नष्ट कर दिया, ठीक है। साथ ही भारत इतनी दूरी यानी 30 किलोमीटर, आपको 30-25 के मिलेगा मैक्सिमम, जो डीआरडीओ के द्वारा कहा गया है, ठीक है, 30 कहा गया है। 30 किलोमीटर पर 4 लक्ष्यों को भेदने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है। तो कहता है कि भारत का कौन ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक ही लक्ष्य से 4 जगह को क्या किया है, वो
4 लक्ष्यों को भेदा है। देखिए यहाँ पे है आपका, ये है आपका सैन्य स्टेशन, ठीक है, क्या है ये, सैन्य स्टेशन। आप देखिए यहाँ से छोड़ा गया और ये 4 टारगेट है, ये चारों टारगेट को एक साथ छोड़ करके, और ये कितना किलोमीटर का दूरी है, तो 25 से 30 किलोमीटर मानिएगा ना, 30 किलोमीटर मान के चलिए, ठीक है, DRDO इतना ही कर रहा है। तो इसको क्या कर दिया है, इतना कम दूरी पर ऐसा सटीकता करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। और इससे भारत का छवि जो है, जो हथियार के मामले में बहुत ज्यादा मार्केटिंग अब आपका जानते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है, एक जो भी, क्योंकि भारत का जो भी पड़ोसी देश है, छोटी छोटी देश है, जो भी दो देश है, ये उसको हथियार चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या, एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में हम लोग उभरे हैं, और हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। ये जो है आपका DRDO के द्वारा ये वीडियो डाला गया, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रशंसा हुआ है, ठीक है, बहुत ट्रेंड में भी था, ये आप लोग को पता होगा अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे या पेपर पढ़ते होंगे। तो ये बात बिल्कुल भी, ये आपका सैन्य, ये जो सैन्य अड्डा है, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश के तक सूर्यलंका बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, सूर्यलंका, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जो है आकाश जो है, इसका जो है टारगेट को जो परीक्षण हिट किया गया था, कहां से, तो सूर्यलंका आपका जो है एयर स्टेशन बेस है, क्या किसका, आपका एयरफोर्स का, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में एक साथ 4 को हिट किया है, और चारों सटीकता से, इसका क्या होगा, देखिए एक साथ करना और इतना सटीक, एकदम सटीक हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है, सटीकता इसका जरूरी है। तो देखिए एक आपको बताते हैं ये कहानी क्या है कि 1983 के समय की बात है, ठीक है। उस टाइम जो है ना, IG इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, ठीक है, इसके तहत जो है आपका 4 एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करना था, ठीक है। एक तो आपका आकाश हो गया, दूसरा आपका नाग हो गया, ठीक है, तीसरा आपका अग्नि हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अग्नि हो गया, और चौथा आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है। इस सबको क्या करना था, पृथ्वी हो गया, और त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल हो गया। तो इस सबको विकसित करना था। तो इसी चारों क्रम में से आपका एक आकाश है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सतह से हवा मार करती है, और इसमें बहुत ज्यादा सटीकता होता है। और सूर्यलंका आपका एयर सैन्य स्टेशन से आपको क्या किया है, इसका परीक्षण किया गया है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, और सटीकता से 30 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाला ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भारत, पूरे विश्व में भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। देखिए इसको कहीं कहीं आपका तैनात भी किया गया है। तो इसका ना सामरिक महत्व 2 महत्व है। पहला महत्व क्या है कि इसका पहला महत्व यह है कि अपना जो सीमा है, सीमा रेखा में जो भी दुश्मन है, ठीक है, जो भी पड़ोसी देश हमेशा जो लड़ता रहता है, चाइना वाइना, ठीक है, पाकिस्तान सब, ठीक है ना, जो लड़ता रहता है, तो सबसे पहली बात है उसको डर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है ना कि हम लोग जो है बोलते हैं कि अपना अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, हम लोग विकसित भारत बनने वाले हैं, 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था करने वाले हैं। तो उसमें से अभी आपका 9 महीना का रिपोर्ट आया है, जानते हैं, अभी आपको कल बताएंगे। बहुत ज्यादा आपको इसमें एयर मतलब आपका जो डिफेंस के मामले में हम जो रक्षा उत्पाद बेच करके बहुत अच्छा खासा रुपया कमाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसी लॉजिक बना के पूछता है, जो बोल रहे हैं उसको आप हल्के में नहीं लीजिए, ठीक है, चीजों को समझिए। तो आपको क्या करना है कि ये क्या है ना, जितने भी देश है अगल बगल के, जो भी छोटे देश है, फिलीपींस है, मिस्र है, ये सब जो देश है अभी बताएंगे आपको, ये सब छोटी छोटी जो देश है, भारत को एक अच्छा बाजार के रूप में देखता है, और हम लोग के पास ये शक्ति भी है। तो हम लोग ये दोनों चीज जरूरी हो जाता है। IGPMD याद रखेगा, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में आया था। इसके तहत कितना आपका जो है आप एयर डिफेंस सिस्टम बनाना था। तो 5 बोलिएगा, नाग है, आकाश है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, ठीक है, ये आपको बनाना था, और बना करके ये इसी आपका परीक्षण किया गया है। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा। कहां से किया गया, सूर्यलंका, कहां पे अभी ये, तो आंध्र प्रदेश में। ये आपके लिए जरूरी जो चीज है वही बोलते हैं। तो क्या कहता है ना कि वायुसेना का युद्ध अभ्यास चल रहा था, अस्त्र शक्ति, ठीक है। तो क्या कहिएगा, ये आकाश के द्वारा ये हुआ है, ये तो आपको हम बता ही देते हैं, क्योंकि आकाश के द्वारा ऐसा किया गया है, और विश्व में प्रथम स्थान हम लोग ऐसा कर लिए। तो क्या कहता है कि वायुसेना का आपका एक युद्ध अभ्यास चल रहा था, अस्त्र शक्ति, याद रखिएगा। अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान जो है आपका आकाश हथियार प्रणाली से क्या किया, प्रणाली को सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन से लॉन्च किया गया, और ये एक छोटी दूरी का सतह से हवा मार करने वाली प्रणाली है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आकाश कई दिशाओं में कई लक्ष्यों को निशाना साध सकता है एक ही साथ। तो यहाँ पे एक निकल के चीज आया, DRDO। देखिए इसको जो है ना भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, और इसको विकसित किया है DRDO द्वारा, इसको डिजाइन किया है DRDO द्वारा, बनाया। अगर आपको कोई कहेगा कि आकाश को बनाया किसने, तो क्या कहिएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। और DRDO विकसित, देखिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च, और ये आपका क्या होता है, DRDO यही होता है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1958 में, क्या कहिएगा, 1958 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके जो है अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है, ठीक है। ये तीनों आदमी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, समीर वी कामत जी हैं, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी डिफेंस सिस्टम है ना, ये सब सारा चीज कौन करता है, DRDO। तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है, डिजाइन किया गया, बनाया किसने है,
ठीक है। तो क्या कहिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है किसको, आकाश को, शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम है। जैसे अभी हम लोग बताए थे ना, आपको नहीं बताए थे, यहाँ पे आयरन डोम किसका, इजराइल का, ठीक है, तो वो भी क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है कि नहीं है। और इतना सटीकता से अगर 4 को कोई आएगा एकदम घप घप ला के एकदम छोड़ देगा, वहीं पे उपड़े में खत्म, है कि नहीं है। तो सटीकता बहुत जरूरी है। अब इसी युद्ध अभ्यास अस्त्र शक्ति के दौरान ये जो है आपका सामर का भी आपका जो है क्या कर दिया गया, कल परीक्षण किया। और कितना मैक में किया, 2.5 मैक, 2.2 मान के चलिए ना, 2.2 मैक के जो है स्पीड से इसको भी आपको कल परीक्षण किया गया। पहली बार इसका किया गया, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कीजिएगा, समर को सफल परीक्षण किया गया, समर, और दूसरा इससे तो आपका हिट ही किया गया टारगेट को आकाश से, ठीक है। तो अग्नि त्रिशूल नाग के बारे में हम बता दिए आपको, ये भी क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है। नाग टैंक रोधी है, ठीक है, ये हवा से हवा में मारने करने वाला है त्रिशूल है। तो ये सब चीज आप लोग जानते हैं। आईजीएमडीपी को अगर समझ गए तो यहाँ से जो भी चीजें हैं आपको बिल्कुल भी समझ जाइएगा आप लोग, हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। आगे आइए, आगे क्या है, अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर कौन सा देश दिसंबर 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। तो क्या बोलता है, अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर, पहले यही जानना है कौन सा देश दिसंबर 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। तो देखिए, एक आपका संस्था है, ठीक है, उस संस्था के द्वारा आपका ये रिपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया का जो है रिपोर्ट जारी किया गया। वो संस्था कौन है, यूएनओडीसी, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग ऑन ड्रग्स एंड क्राइम होता है, ठीक है। ये क्या हो, ये यूएन का रिपोर्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो दिसंबर में जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो अफगानिस्तान सबसे पहले, मतलब इससे पहले आपका सबसे अधिक जो है ये क्या करता था, अफीम उत्पादन करता था। कारण क्या था, क्योंकि देखिए उसके पास जो है ना, ये उर्वरक का बहुत इस्तेमाल करता है, प्लॉट होना चाहिए इसके पास, ठीक है। और वहां पे अमेरिका का सब वहां सरकार चल रहा था, मतलब अमेरिका का खाने का मतलब अशरफ गनी, उसी का तो ही कठपुतली था, ठीक है। तो जैसे वहां से अमेरिका को भगाया, कौन बैठा, तालिबान। तो तालिबान जानते हैं पक्का क्या है, इस्लामिक लोग रूल चलाता है। तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस्लामिक रूल करने का मतलब है जो भी नशा वशा का चीज है उसको क्या माना जाता है, इसको अपने हदीस के हिसाब से वो लोग हराम मानता है कि नहीं, ये चीज नहीं करना है। तो हराम मानने का मतलब ये हुआ कि इसका उत्पादन में, इसका खेती में आपका क्या हुआ है, गिरावट आया। कितना परसेंट गिरावट आया, लगभग 92% के करीब करीब आपका गिरावट आया। क्यों आया भाई, तालिबान सरकार बैठने की वजह से, ठीक है। तो आ गया, तो अब आएगा प्रथम कौन स्थान। तो आपका जानते हैं यहाँ पे सैन्य शासन चलता है म्यांमार में, और सैन्य शासन की वजह से, और वहां पे क्या ना, प्लॉटिंग, वो चकबंदी ज्यादा होना चाहिए, खाद का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और गोल्डन ट्रायंगल आप जानते हैं कि म्यांमार वाला साइड में अधिक आपका हफीम होता है, हफीम युद्ध से भी उधर आप जानते हैं ये सब चीज, सब काम अंग्रेज के द्वारा करवाया गया है, जो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, हफीम के उत्पादन में म्यांमार सबसे अधिक हो गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार, यूएनओडीसी के रिपोर्ट के अनुसार। तो कितना बड़ा है भाई, तो क्या कहिएगा, जो खेती है ना, जो भूमि है, भूमि में 18% की वृद्धि हुई है, और उत्पादन में 16% की वृद्धि हुई है। यूएनओडीसी को बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन, ये ऑन क्या हो, ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, आपको इसके द्वारा जारी किया जाता है। 16% की वृद्धि हुई। अब सुनिए, अब यहाँ पे हो गया थोड़ा सा भारत के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। इसके बारे में तो लगभग आप लोग थोड़ा सा जान ही रहे होइएगा, ठीक है। हम भारत के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। भारत का क्या है ना, देखिए आपका एक होता है सीबीएन होता है, ठीक है, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स होता है, सीबीएन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सीबीएन कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स होता है। भारत में जो है ना अफीम खेती कर सकता है, मगर दिक्कत क्या है ना कि ये सीबीएन जो है, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स से आपको क्या अनुमति लेना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसका वित्त वर्ष होता है कब तक, सितंबर से अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर से 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक ये आपका चलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। और कुछ ही स्टेट कर सकता है। इसमें क्या है ना कि फसल जो भी होगा आपको उगा करके आपको इसी को देना पड़ेगा, सीबीएन को, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स को देना पड़ेगा आपको। उसके बदले जो है जो भी चीज है वो आपको फिर पैसा देगा, ठीक है। उसी से लाइसेंस लेना पड़ता है। और सबसे अधिक 3 स्टेट को याद रखिएगा। आपका पहले राजस्थान सबसे अधिक करता है, ठीक है। आपका कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान को याद रखिएगा, राजस्थान। और दूसरे नंबर में आपका यूपी है, और तीसरे नंबर पे आपका एमपी है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट में आपका किसका, हफीम का खेती किया जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में हफीम का खेती होता है तो कहिएगा हाँ होता है। कहाँ पे होता है, सबसे अधिक राजस्थान में, दूसरे नंबर में यूपी में होता है, तीसरे नंबर में एमपी में होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेगा, गलत बात है। अभी 3 स्टेट को दिया गया, और ये किसके कंट्रोल मतलब अंडर में काम करती है, तो सीबीएन। सीबीएन क्या है भाई, तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स विभाग है, ठीक है। इसी यहीं पे आपको पहले जाके पर्चा भरना पड़ेगा, यहाँ से अनुमति लेना पड़ेगा। आपका 1 साल के लिए आपको अनुमति दिया जाता है, और वो साल कब से होता है, तो क्या कहिएगा, आपका ये होता है, क्या कहिएगा, ये आप 1 अक्टूबर से लेके 1
वहां से तो लिख रहे हैं 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक इसका वित्तीय वर्ष चलता है, किसका, हफीम का। और ये 3 स्टेट में आप कर सकते हैं, राजस्थान में, यूपी में और एमपी में, ठीक है। सारा चीज आपका जो भी फसल होगा ना, ये सारा चीज आपको उत्पादन करके किसको दे देना पड़ेगा, फिर ये आपको एनसीबीएन को दे देना पड़ेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को दे देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो ये 3 स्टेप। तो उसी तरह से पूरे विश्व में सबसे अधिक आपका नंबर 1 में कौन आ गया है, तो क्या कहिएगा, म्यांमार आ गया। म्यांमार को पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सैन्य शासन चल रहा है। यहाँ का राजधानी नई पाटवे है, ठीक है। यहाँ के मुद्रा को कयात कहते हैं, ठीक है। नई पाटवे यहाँ का अभी चल बताते हैं। इसका कुछ जो है, इसका थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं चौहदी, क्योंकि संबंधित चीजें हमेशा पूछते रहता है, तो इस थोड़ा सा आपको देखना जरूरी है। देखिए ये म्यांमार है। म्यांमार जो है किससे किससे सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले ये जानिए कि सबसे पहले भारत से करता है, बांग्लादेश से करता है, चाइना से करता है, और थाईलैंड से करता है, और लाओस से करता है। ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ये मैप को रिटायर करना पड़ेगा, दूसरा मैप यूज करेंगे, ठीक है। ये अब दिखता नहीं आपको, ठीक है, कंप्लेन है। देखिए ये जो है ना, ये है आपका म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे अरकाना यामो है, पाक पर्वत, ये आपका म्यांमार है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ये याद रखना है। देखिए यहाँ तक आ गया, तो ये आपका हम लोग का ये प्यारा सा भारत है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। इधर आइएगा, ये तो जानते ही है, बंगाल की खाड़ी है, या फिर ये आपका जो अंडमान सागर कह सकते हैं, ठीक है। अंडमान सागर, ये आपका अंडमान सागर है। इधर ऐसे करके आइएगा ना, तो ये आपको अंडमान सागर मिलेगा। फिर इधर आइएगा तो ये आपका थाईलैंड हो गया, ये आपका थाईलैंड हो गया। इधर आइएगा तो आपको लाओस, और ऊपर में ये आपका चाइना, ठीक है। तो ये इतना चीज आपको ये चीज पता होना चाहिए। चाइना किसके किसके साथ म्यांमार का सीमा साझा करता है, तो ये भारत है, बांग्लादेश है, इधर से भारत, बांग्लादेश, इधर आपका बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान सागर कह सकते हैं। फिर इधर आपका थाईलैंड आ गया, फिर इधर आपका कौन सा हो गया, लाओस आ गया, ठीक है। थोड़ा सा चलिए आपको इधर हम थोड़ा सा एक चीज दिखा देते हैं आपको। बिल्कुल आप लोग अक्सर सुनते होइएगा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। सुने होइएगा ना, सुने ही होइएगा, नहीं सुनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक बार हम खुद बताए हैं। और सारे और जहां पे भी ज्योग्राफी वोग्राफी पढ़ता है, तो ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट क्या है ना, ये जो अफीम उत्पादक देश है, जो सबसे मोस्टली ज्यादा करता है, तो उसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लोग देखिए, ये अवैध रूप से इसका खेती करके यहाँ पे लोग पैसा कमाता है, ठीक है। पैसा कमा करके हथियार करता है। और देखिएगा इस जगह में जहां जहां अफीम उत्पादन होगा, वहां पे आपको जो है अलगाववादी संगठन मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको विद्रोही समूह मिलेगा, और वो लोग विद्रोही समूह क्या करता है, हथियार खरीद करके अपना देशे का मांग करने लगता है कि अब हम लोग को देश दो, ठीक है। समझ रहे हैं, ये हमेशा ये इन लोग का कहानी है। तो एक होता है गोल्डन ट्रायंगल, एक होता है गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन जो ट्रायंगल है, वो आपको दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश आता है, उसमें कुछ देश है। तो सबसे पहले म्यांमार है, क्योंकि सबसे अधिक अफीम उत्पादन वही करता है। म्यांमार के बाद लाओस कहिएगा, लाओस के बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद थाईलैंड। ये आपका किसमें, गोल्डन ट्रायंगल में आता है, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल में क्या कहिएगा, गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, हाँ म्यांमार ठीक तो बोल रहे हैं, हाँ म्यांमार है, ठीक है, लाओस है, वियतनाम है, और थाईलैंड है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख ही रहा है, ठीक है। देखिए ये म्यांमार है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो आपको लाओस, थाईलैंड हो जाएगा, इधर लाओस हो जाएगा, और ये आपका वियतनाम है। ये गोल्डन ट्रायंगल। अब गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट में आपकी वियतनाम से था, हाँ म्यांमार से पहले अफीम उत्पादन में नंबर 1 कौन था भाई, तो क्या कहिएगा, अफगानिस्तान था। तो वही अफगानिस्तान को ले लीजिए पहले। अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, ठीक है। क्योंकि ये लोग भी जो है हमेशा जो है, ये आपका गोल्डन क्रिसेंट है। तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन देश, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये आपका गोल्डन क्रिसेंट। और गोल्डन ट्रायंगल में तो हम लोग का पड़ोसी देश कौन, म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आपका वियतनाम। ये सारा गोल्डन ट्रायंगल में आता है। तो ये मैप आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए, वियतनाम का फिगर पता होना चाहिए। देखिए अभी कल भी बता रहे थे आपको, कुछ भी पढ़िए ज्योग्राफी से, मैप को एक बार देख करके पढ़िएगा तो आपको याद भी रहेगा, भूलिएगा भी नहीं, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप भारत का भी स्थिति जान गए कि भारत में जो है अफीम की खेती को कौन कंट्रोल करता है, तो क्या कहिएगा, सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स करता है। और पूरे विश्व में जो रिपोर्ट निकालता है यूएनओडीसी द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्र के लिए, तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जो क्षेत्रीय रिपोर्ट है वो निकाला यूएनओडीसी। उसके द्वारा म्यांमार को कहा गया है कि 16% खेती में वृद्धि हुई है और टॉप पे बना हुआ है, ठीक है। ये बात समझ गया। अब आइए थोड़ा हफीम के बारे में। हफीम जो है ना, पापावर सोम्निफेरम परिवार का आता है। तो क्या कहिएगा, हफीम जो है ये क्या है ना, एक तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना एक दवा की तरह भी यूज किया, औषध रोधी दवा के रूप में। जब दर्द वर्द हो जाता है ना, उसके लिए भी हफीम का अब इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बात जान लीजिएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में यूज किया जाता है। तो हफीम से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसी वजह से हम आपका साइंस वाला भी चीज थोड़ा सा कुछ लिख दिए। देखिए हफीम पापावर क्या बोलते हैं, पापावर सोम्निफेरम परिवार से संबंधित है। क्या कहिएगा, पापावर सोम्निफेरम परिवार से कहेगा। हफीम किस परिवार से, तो क्या कहिएगा, पापावर सोम्निफेरम
परिवार से संबंधित है। अफीम अवसाद रोधी दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बोलते हैं ना बहुत बार हम लोग कि दर्द वर्द के रूप में अफीम का, क्योंकि ये क्या है, ये अवसाद क्या है हिसाब से तो आदमी खा लेगा। ये क्या है ना, जो ब्रेन का जो आपका कनेक्शन है ना एकदम शांत कर देता है, ठीक है। देखिएगा अफीम लेने के बाद आदमी सो जाता है, ठीक है। तो ये अवसाद रोधी रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बीच से क्या करता है, मॉर्फिन और लेटेक्स। बहुत बार पूछता है आपको कि मॉर्फिन किससे प्राप्त करते हैं, लेटेक्स किससे प्राप्त करते हैं, क्या कहिएगा, अफीम का जो है बीज जो होता है उसी से मॉर्फिन, देख रहे हैं ये बीज अंदर में जो है ना, इसी बीज से आपका लेटेक्स आपका जो है ये आपका निकाला जाता है, ठीक है। और ये आपका दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन लेटेक्स के बारे में तो आप लोग अल्कोलाइड के रूप में आप लोग जानते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहिएगा, कौन सा चीज, अफीम, ठीक है। तो अफीम के बारे में जान गए, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जान गए। चलिए आगे चलें। क्या है, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। देखिए गोवा को जानना बिल्कुल भी जान लीजिए। तो गोवा मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं 19 दिसंबर को। देखिए गोवा मुक्ति दिवस है क्या, आप लोग ये जानिए कि पहले हम लोग भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो अब जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम गोवा आजाद नहीं हुआ था। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा गोवा को आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता है, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा बट एक बार समझ जाइएगा ना, तो यहाँ पे जो भी आपका गोवा से संबंधित जो भी भ्रम है सारा भ्रम दूर हो जाएगा। देखिए गोवा एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। मौर्य काल से आपका जो है आपका मतलब जो मौर्य काल था उसी समय यहाँ पे इसका अधिकार था। फिर सातवाहन आया, फिर आपका जो है यहाँ पे मुगल ये आपका ये सल्तनत काल का रहा था, बहमनी का रहा, फिर उसके बाद जो है आपका जो भी है मुगल का रहा। ये यहाँ पे इसका सारे लोग का अधिकार रहा। हुआ क्या फाइनली, पुर्तगाल के द्वारा, पुर्तगाल यहाँ पे आया कब, तो क्या कहिएगा 1498 पुर्तगाल आया। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, ये बात समझते हैं, 1498 में आया। और गोवा में गया कौन, तो अपना फैक्ट्री लोग 1503 में खोला कोच्चि में। क्या 1503 में कोच्चि में फैक्ट्री खोला ना, और 1505 में पहला जो है इन लोग का गवर्नर हुआ, ठीक है। 1505 में पहला वाइस गवर्नर हुआ था ना भाई, तो कौन था, तो क्या कहिएगा उसका तो अल्मेडा था, ठीक है। फ्रांसिस अल्मेडा ही तो था पहला, 1505 से लेकर 1509 तक रहा था वो, ठीक है। पहला गवर्नर किसका, तो पुर्तगाल का, ठीक है। ये 1509 तक रहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कौन आया, तो क्या कहिएगा आपका अल्बुकर्क आया था। कौन आया था, अल्बुकर्क। यहीं से कहानी शुरू होता है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलेंगे तो फिर आपको समझने में मजा आएगा। तो ये 1509 में क्या बोला भाई, आपका जो है दूसरा वायसराय मतलब आपका गवर्नर बना, पुर्तगाली गवर्नर बना कौन, आपका अल्बुकर्क। कब बना, 1509 में बना। क्या बना, 1509 में। तो उसने जो है ना गोवा को छीन लिया, किससे, तो यहाँ पे बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। तो क्या कहिएगा, गोवा को कब छीना गया, 1510 में छीना गया। किससे छीना गया, तो क्या कहिएगा, बीजापुर का शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर जानते हैं, ये महाराष्ट्र वाला एरिया पूरा पहले बीजापुर ही कहलाता था। शिवाजी को जब एक बार बताए भी थे, आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा, ठीक है। ये टोटल आपका बीजापुर में ही आता था, ठीक है। तो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे किसने जीता, अल्बुकर्क। और ये कौन थे भाई, ये दूसरे जो है पुर्तगाली वायसराय था, यानी अब गवर्नर जनरल कह सकते, गवर्नर था उसका पुर्तगाल का, ठीक है। ये आया और गोवा को छीन लिया। तो गोवा में अपना जो है ये अपना गतिविधि प्रारंभ किया, और तब तक ये गोवा उसी के पास रहा, ठीक है। फिर गोवा में आपका जो है यहाँ पे उसको अपना राजधानी भी लेके आया, पहली बात है, यहाँ से कुछ चीज से हटा के अपना मेन मुख्य राजधानी भी बना लिया। उसके बाद गोवा में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 1556 में गोवा में ही आपको प्रिंटिंग प्रेस बैठाया गया था, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये भी बात याद रखिएगा, गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा ही बैठाया गया था। ये भी बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज चलने के बाद चला। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा, कभी कभार आपको पूछ देता है तो आज आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। फिर क्या हुआ ना, जानते हैं नेपोलियन, एक दिन नेपोलियन के बारे में और बताया था, जिसका जो है एक वर्चस्व रहा था। कब, तो क्या कहिएगा 1806 से लेकर 1815 तक गद्दी पे बैठा था ना, जिस टाइम पूरा यूरोप को। तो जब जो है पुर्तगाल के साथ जो है गड़बड़ हो गया यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका नेपोलियन जो है पुर्तगाल पे, तो वो अपना अधिकार कर लिया गोवा पे। किसने, नेपोलियन ने। तो उसके अधिकार में कब से रहा, तो क्या कहिएगा 1506 से लेके 1515 तक किसके अधिकार में रहा, तो क्या कहिएगा नेपोलियन के अधिकार में रहा। किसके अधिकार में, 1509 तक नेपोलियन के अधिकार, 1506 से लेके 1515 ना, 1506 से लेके 1515 तक, ठीक है। क्या कहिएगा, सॉरी क्या लिख रहे हैं, 1500 क्या लिख रहे हैं, 1806 से लेके, ठीक है। क्या कहिएगा 1806 से लेके 1815 तक किसके अधिकार में रहा, तो नेपोलियन के अधिकार में रहा, ठीक है। नेपोलियन के अधिकार में रहा भैया ये, ठीक है। कैसे, क्योंकि नेपोलियन का साम्राज्य जानते हैं, नेपोलियन भारत भी आना चाह रहा था, तो उस टाइम उधर पुर्तगाल को वो जीत लिया था, उधर पुर्तगाल से उन लोग का कहानी गड़बड़ हो गया था, तो उसके अधिकार में आ गया, किसके, नेपोलियन के अधिकार में। फिर नेपोलियन का वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में, जानते हैं वाटरलू के युद्ध में तो आपका जो है नेपोलियन हार जाता है, और फाइनली जो है उसको अल्वा द्वीप में रखा जाता है, लास्ट में सेंट हेलेना द्वीप में रखा जाता है। सेंट हेलेना द्वीप में उसका मृत्यु हो जाता है 1821 में, ठीक है।
ठीक है। तो यही 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच एक संधि हुआ था। उस संधि के तहत क्या हो गया, गोवा क्षेत्र किसके पास चला गया था, क्या कहिएगा, गोवा क्षेत्र आपके पास चला गया EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के पास चला गया, ठीक है। तो 15 क्या कहिएगा, 18 से 1500 लेके, ठीक है, 1947 तक यहाँ पे अधिकार किसका रहा था, तो क्या कहिएगा, ये अधिकार रहा था ये अंग्रेज का। ये भी बात आप समझते चलिएगा। जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी अंग्रेज से बोला कि गोवा का क्या करना है, तो बोला कि गोवा का क्या करना है, गोवा को आप, हम तो आपसे लिए नहीं है, ये तो हम फलाने से लिए, तो बोला कि गोवा भी हम ही लोग का क्षेत्र अधिकार में दे दीजिए। तो तब तक जो है पुर्तगाली लोग यहाँ पे टपक गए कि नहीं, ये आप जब आपको गोवा दिए थे तो उस टाइम भारत संप्रभु राष्ट्र छोड़े था, तो कि आपको दे दिया जाएगा, वो आपका क्षेत्र नहीं है, ठीक है, वो हम लोग का क्षेत्र है। तो 1947 से लेके 1961 तक जो है यहाँ पे अधिकार किसका रहा, तो गोवा का रहा। तो फिर गोवा दिया ही नहीं, पुर्तगाल वाले आ गए, तो अंग्रेज बोला कि, अंग्रेज को जब नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि ये क्षेत्र अधिकार हम लोग को दे दीजिए, तो अंग्रेज हम लोग के साथ धोखा कर दिया, बोला कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते, हम लोग का ना दे करके पुर्तगाल को दे दिया। और पुर्तगाल वाला जो है इसको हम लोग को दिया नहीं। फाइनली हम लोग ऑपरेशन विजय चलाए, कब चलाए, आपका 18 दिसंबर, यही 18 दिसंबर तक हम आना चाह रहे थे आपको। 18 दिसंबर 1961 को जो है वायुसेना, जल सेना, थल सेना के द्वारा जो है आपका एक ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन विजय। और उसी विजय के तहत गोवा को क्या किए हम लोग, पुर्तगालियों से छीन दिए। यहाँ पे जो भी था लोग यहाँ से भागा और हम लोग गोवा को अपना एक केंद्र शासित राज्य के रूप में, तो पुर्तगाल के द्वारा गोवा को जो है पूर्णतः हम लोग को सौंपा गया 1975 में। ये भी याद रखिएगा कि पुर्तगाल के द्वारा हम लोग को कब इसका मान्यता दिया गया। तो पुर्तगाली बस्ती यहाँ पे उस टाइम हुआ करता था आपका गोवा, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। तो दादर नागर हवेली 1956 में ही इसके हाथ से निकल गया था। तो भाग में बचा कौन, गोवा, दमन और द्वीप। तो गोवा, दमन, द्वीप 1961 में हम लोग के पास आया। तो 1961 से लेकर 1987 तक ये एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ आपका 30 मई, क्या कहिएगा, यहाँ पे एक डेट लिख लीजिए, 30 मई, ठीक है, 30 मई 1987 को क्या हुआ कि दमन द्वीप को अलग कर दिया गया और गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। क्या कहिएगा, 25वां राज्य बना दिया। गोवा क्या हो गया भैया, 56वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी 56वां संविधान संशोधन में 25वां राज्य 1987 में बना दिया गया। ये कब की बात है, 30 मई की बात है। इसी वजह से देखिएगा गोवा दिवस क्या तारीख को मनाते हैं, 30 मई को मनाते हैं। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, 1961 को मनाते हैं, यानी 19 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय हुआ। उस विजय से जो पुर्तगाली लोग थे इधर से निकला, ठीक है। इतना साल के बाद जो है ये आपका हम लोग के पास था, फाइनली आया। ये बात समझ गए। दमन द्वीप क्या कहिएगा, 30 मई 1987 को गोवा से अलग हुआ और वो केंद्र शासित प्रदेश रह गया। गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का 25वां राज्य बना। कैमा संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन। और ये घटना कब की है, 1987 की है, ठीक है। फिर दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को क्या किया, 26 जनवरी 2020 को ये एक केंद्र शासित। तो ये आपका है दमन, देखिए ये महाराष्ट्र वाला बेटे, और गुजरात में पड़ता है द्वीप, ठीक है। और यहीं पे आपका दादर नागर हवेली है महाराष्ट्र में। तो ये आपका तीनों मिला करके, तो ये भी आप डाटा कहेगा कि दादर नागर हवेली, दमन द्वीप को कब एक साथ मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो क्या कहिएगा, 26 जनवरी क्या कहिएगा, 26 जनवरी 2020 की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको डाटा पता होना चाहिए। तो आप मेरे हिसाब से सारा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गोवा में हुआ था। तो गोवा में किसका किसका अधिकार रहा, कहेगा कि नेपोलियन का गोवा में अधिकार था, तो कहिएगा कि हाँ था। कब से कब था, 1809 से लेकर 1815 तक उसी का था। फिर पुर्तगाल, क्योंकि वाटरलू का युद्ध हुआ, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया, ठीक है। उसको एल्बा द्वीप में रखा गया, फिर सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया और फाइनली उसका मृत्यु हो गया। जब वाटरलू का युद्ध हारा तो तभी पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच एक संधि हुआ। उसी संधि के तहत ये पुर्तगाल, ये गोवा का शासन प्रशासन किसके हाथ में चला गया, अंग्रेज के पास चला गया। कब तक, 1947 तक। तो भारत जब भारत को गुलाम बना के रखा था तो अंग्रेज के पास कितना, 11, आपको बोला था ना, 11 ब्रिटिश प्रांत था, 4 चीफ कमिश्नरी था और 565 के करीब करीब आपका देसी रियासत था। ये बात बताए थे। तो उसमें से गोवा नहीं था। गोवा पे उसका शासन प्रशासन था, क्योंकि एक संधि के तहत उसको दिया गया था अंग्रेज को। किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा। जब जा रहा था तो नेहरू जी बोला कि भाई हमको दीजिए, तो बोला कि नहीं। ये बोला क्या, ये सोच ही रहा था, तब तक पुर्तगाल टपक गया। ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, जब पुर्तगाल टपक गया, पुर्तगाल से लिया था, तो ये हम लोग को ना देके अंग्रेज किसको दे दिया, पुर्तगाल को दे दिया। अब आप लोग को पता है 1949 में आपका फिर यहाँ पे क्या होता है, नाटो का स्थापना, और नाटो का संस्थापक सदस्य पुर्तगाल था। नाटो का, अब जहां पे पुर्तगाल का अगर ये देश होगी, मतलब ये जगह हो गया, अगर यहाँ पे कोई भी अटैक करेगा तो जानते हैं ना नाटो का सिद्धांत क्या है, किसी भी सदस्य देश पर, एक देश पर अटैक करने का मतलब सारा देश पर अटैक, ठीक है। अगर ये आप किसका हो गया, पुर्तगाल का होगा। अगर हम लोग उसी टाइम आजाद हुए थे, अटैक कर देते तो फिर से हम लोग को क्या अटैक कर देता। तो यह कहानी बहुत था। हम लोग थोड़ा संपन्न हुए, फिर जाके 1961 में हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाए और फाइनली आपको
पुर्तगालों के द्वारा 1975 में हम लोग को गोवा को पूर्णतः एक संधि हुआ था, ठीक है, उस संधि के तहत हम लोग को दे दिया गया। तो ये है आपका 19 दिसंबर का कहानी, ठीक है। तो गोवा का क्या है ना, यही है आपका गोवा का ज्यादातर सीमा किससे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ लगता है, ज्यादा सीमा कहेगा तो कर्नाटक कहिएगा, ये बात समझ गए। अब देखिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, तो क्या कहिएगा, पी श्रीधरन पल्ली है, ठीक है, पी एस श्रीधरन पल्ली को याद रखेगा। अभी यहीं पे आपका 36वां नेशनल गेम हुआ था, ठीक है। गोवा हमेशा यहाँ पे आपका इफ्फी भी हुआ था, आपका अभी 54वां इफ्फी, ठीक है। तो गोवा आपका प्रसिद्ध में से आता है, तो गोवा को बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो गोवा दिवस क्या तारीख को कहिएगा, 30 मई। कब बना था, 25वां राज्य, 56वां संविधान संशोधन 1987 में, ठीक है, 30 मई को बन गया ना। तो ये 30 मई को गोवा दिवस, और गोवा मुक्ति दिवस कब, 19 दिसंबर को, क्योंकि 18 दिसंबर को ऑपरेशन विजय चला था। तो गोवा में किसका किसका अधिकार हो गया, अंग्रेज का भी हुआ, फ्रेंच का भी हुआ, फ्रांस के थे ना नेपोलियन, फ्रेंच का भी हो गया और पुर्तगाल का भी हो गया। बहुत बार पूछता है और कहेगा कि गोवा को जीता किसने, तो क्या कहिएगा, अल्बुकर्क ने जीता था। किससे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, कब, 1510 में। ये सारा चीज आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर फंस जाइएगा। चले आगे चलें। आगे क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति के चुनाव में अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसे इस पर 90% से कम वोट प्राप्त हुआ। देखिए कहने का मतलब क्या है कि मिस्र के राष्ट्रपति 2014 में ये चुने गए थे। मिस्र कहाँ है भाई, अफ्रीका का एक देश है जहां से करके रेखा होकर गुजरता है। तो बात आप लोग जानते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। मिस्र पहले दिखाते हैं, कहाँ चला गया भाई। देखिए मिस्र का राजधानी काहिरा है, ठीक है। इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, ठीक है। आप लोग तो जानते हैं भूमध्य सागर, लाल सागर, सुएज नहर, ये सारा चीज मिस्र से ही संबंधित है। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे अभी आपको जो बताया था ना, एक जो है आपका रफा बॉर्डर है, ये मिस्र के साथ आपका किसका लगता है, आपका गजा का लगता है, यानी फिलिस्तीन का लगता है। तो यही है आपका मिस्र, इजिप्ट, ठीक है। तो इधर से होकर आपका करके पश्चिमी, आपका यहाँ से ऐसे पश्चिमी सहारा, मर्तानिया, माले, अल्जेरिया, लीबिया और इजिप्ट होकर के आपका करके रेखा गुजरता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीज समझने का जरूरत है। इसी मिस्र में जो है ना, यहाँ पे जो है आपका सिनाई पेनिनसुला है और रफा बॉर्डर है जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। और यहाँ पे आपका जो सुएज नहर है ना, सुएज नहर बनाया गया था इसी मिस्र में, ठीक है। तो इस मिस्र का बहुत महत्वपूर्ण है, जितना भी आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है सुएज नहर का स्थापना क्या कहिएगा, बनना शुरू हुआ 1956 में, 1856 में, बन के तैयार हुआ 1869 में। और इसको जो है क्या बोलिएगा, इसको जो राष्ट्रीयकरण 1956 में दिया गया था। तो ये बात आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा। 193 किलोमीटर इसका लंबाई है, किसका, सुएज नहर का। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ेगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये किसके अधिकार में आता है, तो ये मिस्र के अधिकार में होता है। तो यहीं पे इलेक्शन हुआ था, इसी इलेक्शन में आपका फतेह अल सीसी तीसरी बार राष्ट्रपति बना है। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से संबंधित क्या है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज, ये एक नील नदी बोलते हैं ना, नील नदी का जन्म किसको, मिस्र को कहा जाता है। ये मिस्र का जो है राजधानी कहाँ है, काहिरा है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी बोलता है। तो नील नदी, 2 नील नदी है, एगो ब्लू नील, एगो व्हाइट नील। चलिए चलते हैं, आपको वहीं पे ज्यादा समय बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं। आप लोग मेरे हिसाब से समझते होइएगा चीजों को, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 बोले ना, नील नदी का दिल मिस्र को कहा जाता है और मिस्र का राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे में बसा हुआ है। सब बच्चा जानता है, सब आप लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका विक्टोरिया, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील है कौन सा, विक्टोरिया झील, ठीक है। तो यहीं से आपका एक निकलता है व्हाइट नील, ठीक है, इसको क्या कहिएगा, व्हाइट नील। और यहाँ पे इथियोपिया में एक झील है टाना झील, लेक टाना, ठीक है। तो लेक टाना से निकलता है आपका ब्लू नील, और ये दोनों ब्लू नील और व्हाइट नील का संगम होता है खार्तूम में, सूडान में। देखिए उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, 2 अलग अलग सूडान है, ठीक है। तो ये क्या है ना, 2011 में सूडान अलग हुआ था। तो कहने का मतलब है खार्तूम में जाके मिला कौन सा नील, व्हाइट नील और ब्लू नील। और फिर ये आगे बढ़ता है नील नदी के नाम से, ये नील नदी के नाम से आगे बढ़ता है। तो यहीं पे आपका सॉरी, सूडान में जो है, मिस्र में जो है आपका एक बांध बना हुआ है, आसवन बांध, ठीक है। तो इसी आसवन बांध में कहेगा कि नील नदी पर जो बांध बना हुआ है कौन सा बांध है, आसवन बांध है। और उसके ऊपर में जाइएगा ना, तो उसी के पीछे जो बहुत बड़ा झील बनता है उसी को नासिर झील कहता है। तो नासिर झील को भी आपको बिल्कुल भी याद रखना है। नासिर झील कहाँ है, तो क्या कहिएगा, मिस्र में। तो ये आपका आसवन बांध हो गया, ये कहाँ पे हो गया, मिस्र में हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको जब इधर आइएगा ना, तो सुएज नहर है, तो यहाँ आपको ग्रेट बीटर झील दिखेगा, टिम्सा झील दिखेगा। ये सब सिर्फ कहाँ है, तो मिस्र में है। और ये सब बात बहुत बार पूछता है कि ग्रेट बीटर झील कहाँ है, क्या बोलते हैं, बीटर, बियर झील नहीं समझिएगा, बियर झील कनाडा में है, ये बीटर बोलता है, क्या बोल रहे हैं, बीटर झील, ठीक है। ग्रेट बीटर झील, टिम्सा झील, ठीक है। ये सब कहाँ है, ये सब आपका यहीं पे है, भूमध्य सागर, ये सुएज नहर है ना, यहीं पे आपका सब झील है। तो आपका नासिर झील ये कृत्रिम झील है, याद रखिएगा, ठीक है। प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील है। और यहाँ पे आकर के आपका आगे चलता है। तो मिस्र का बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से रहता है, यहाँ से करके रेखा होकर गुजरता है। अच्छा खासा जनसंख्या, भारत के साथ अच्छा खासा अब्दुल फतेह अल सीसी का संबंध भी है। मोदी जी गए थे यहीं पे
ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो मोदी जी को 13वां विदेशी अवार्ड था ये ऑर्डर ऑफ नाइल, ये याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ नाइल किसको दिया गया था, क्या कहिएगा, अपने प्रधानमंत्री मोदी को, उसका 13वां सम्मान था इसी के द्वारा। और ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हम लोग क्या थे, तो क्या कहिएगा, ये मुख्य अतिथि भी थे। ठीक है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी चुनाव हुआ है, तो क्या कहिएगा, लगातार तीसरी बार अपना गद्दी जो है हथियाने में क्या रहा, सफल रहा। और पिछले बार 90% से अधिक वोट मिला था, इस बार थोड़ा सा इसको कम वोट मिला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात समझ गए होइएगा कहां के राष्ट्रपति हैं, क्या है नहीं है। ये मिस्र का जो है आपका सीमा साझा करता है किसके साथ, तो गजा के साथ। यही आपका ये लाल सागर है। अभी इस चौड़ीनार के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। ये आपका अदन की खाड़ी है, यहाँ पे आपका क्या है, बाबुल मंदिर जल संधि है। इधर आइएगा तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो याद रखिएगा सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये हमेशा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। और यही बाबुल मंदिर से जाइएगा, ये ओमान है, और ओमान के साथ भी हम लोग यहाँ पे आए थे, जो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जब भी कोई भी मैप निकालिए, उसका आगे पीछे सब कुछ कर लीजिए, तो ये आपका क्या है, भूमध्य सागर है। ठीक है, तो यही नील नदी, तो नील नदी कहां से निकला था, क्या कहिएगा, दो नील, अच्छा ब्लू नील बड़ा कि व्हाइट नील बड़ा, तो क्या कहिएगा, व्हाइट नील बड़ा। ब्लू नील कहां से निकलता है, तो क्या कहिएगा, कोई भी कहेगा कि नील नदी कहां से निकलता है, तो कहिएगा कौन नील नदी, ब्लू नील निकलता है इथियोपिया से। ठीक है, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। ठीक है, तो यही इथियोपिया से लेक टाना से निकलता है। और व्हाइट नील निकलता है विक्टोरिया झील से, जो अफ्रीका देश का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील से आपका व्हाइट नील, और ये दोनों मिलता कहां पे, सूडान में जाके। सूडान का राजधानी कहां है, खार्तूम, वहीं पे मिलता है। खार्तूम से आके नील नदी के नाम से जाना जाता है। और अपना मुहाना कहां पे बनाता है, तो क्या कहिएगा, भूमध्य सागर में। और यहीं पे आपका आसमान बांध है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चीज बताया है, याद रखिएगा। यहाँ से बहुत बार आपको सुएज नहर, ये लाल सागर का भूमध्य सागर, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। जो भी है देखिए, ये हम जो पढ़ा रहे हैं ना, करंट में कोई आपको ऐसा कंटेंट नहीं बता सकता है। ठीक है, लोग आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते होंगे, और लोग बताना भी नहीं चाहता है। ठीक है, मैं हर चीज को आपको हर दिन आपका रिवीजन होगा, एक तरह से समझ रहे हैं, आपको बैठ के पढ़ने का जरूरत नहीं है, रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए। चलिए, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया। देखिए, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2002 से मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है ना अपना इंडिया में भी बनाया था, विदेश में बनाया। तो पहली बार जो विदेश में बनाया गया था 2019 में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। मॉरिशस में बनाया गया था 2023 में, कहां मनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। 2024 में कहां पे, यूएसए में मनाया जाएगा। ये आपको 3 तो याद रखिएगा। तो इस बार जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका उद्घाटन किसने, हम लोग के उपराष्ट्रपति जी हैं, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो ये यही इसी के द्वारा जो है कुरुक्षेत्र में जो है आपका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो वो भी गए हुए थे, देख रहे हैं आप, फोटो देख सकते हैं। इसी वजह से हम फोटो दे देते हैं कि एक बार जो आपका इमेज बन जाएगा आपके आंख के सामने, तो फिर भूलिएगा नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां कहिएगा, हरियाणा में। और ये महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, ये महोत्सव का उद्देश्य क्या है ना, कि लोगों तक, जन जन तक, इस बार का जो है ना, इस बार का, अच्छा हाँ, इसका इस बार का थीम कहेगा कि थीम क्या है, तो गीता महोत्सव का थीम है वसुदेव, हाँ वसुदेव कुटुंबकम, यही है ना, वासुदेव कुटुंबकम ही है, वसुधैव कुटुंबकम ही है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम ही है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा ये कुटुंबकम, ठीक है, तो इसको याद रखिए, वसुधैव कुटुंबकम इस बार का थीम है। गीता महोत्सव कहां पे हो रहा है, तो क्या कहिएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय वाला कहां, एक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होता है वो कहां पे हुआ था, तो क्या कहिएगा, वो आपका होता है इस बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया में, 2024 में कहां होगा, आपका अमेरिका में होगा। तो ये इंपोर्टेंट है, हरियाणा समझ गया। हरियाणा का तो राजधानी जानता है। चलिए, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका नहीं है, आपका बहुत लंबा क्लास हो गया है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये यूएन का 2024 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेल, किसको क्या कहिएगा, तो कैमेल को घोषित किया गया। ये आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम इसी वजह से आपको फिर से दोबारा से निकाल के दिखा रहे हैं। तो आपको सारा चीज हम बता दिए हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलता है, कुछ प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कैसा लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग।